हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, पिछले 3 सालों से हमारे मार्केट्स बढ़ ही नहीं रहे हैं। ये बात सही है कि वो गिर भी नहीं रहे हैं थैंक्स टू DII मनी, लेकिन शायद हमारे मार्केट्स वर्ल्ड के वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स हैं। दूसरी तरफ हम ये क्लेम करते हैं कि हमारी GDP वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग रेट से ग्रो कर रही है और साथ में हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स भी रिकॉर्ड स्तर पे चल रहे हैं। सो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? एक तरफ मार्केट्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो हमारे इकॉनमी के जो इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। सो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? और दूसरी तरफ अगर हम देखें सो बैंक्स जो हमारे इकॉनमी के का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है, वहाँ पर लगातार लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। बैंकों के पास पैसे नहीं है और इसीलिए अभी रिसेंटली ही RBI ने FCNR लॉन्च किया कि ताकि सस्ते डॉलर बैंकों के पास आ जाए। और जब GDP इतना ग्रोथ हो रहा है तो हमारे जो प्रमोटर्स हैं वो कैपेक्स क्यों नहीं कर रहे हैं, वो अपनी कंपनी को एक्सपैंड क्यों नहीं कर रहे हैं? ये भी सोचने वाली बात है। साथ में बड़े बड़े लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम पे हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। गोल्ड मोनेटाइजेशन की बात बार बार लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। सो ये जो सारी चीज़ें हैं, सारी कॉन्ट्रडिक्शन है, ये आपको अलग अलग सिम्टम्स ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बीमारी एक ही है। एक ही बीमारी के अलग अलग सिम्टम्स हैं और वो क्या है हम इसे समझेंगे। और जब आप इसे समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में, इकॉनमी में, देश में क्या हो रहा है। सो आइए एक एक करके इन सारी चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले FCNR की बात करते हैं। ये रिसेंट ट्रिगर है कि क्यों ज़रूरत पड़ गई कि हमें NRIs के डॉलर बैंक में लाने पड़ गए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली ये FCNR का विंडो लॉन्च किया गया और इसमें 4.75 लाख करोड़ जो बैंकों को मिले हैं। सो इसकी एक कॉस्ट होती है, क्योंकि जब बैंक्स अगर चाहें तो वो खुद NRI के डिपॉजिट ले सकते हैं और लेते भी हैं, लेकिन जब वो डॉलर लेते हैं तो डॉलर को उन्हें हेज करना पड़ता है। हेजिंग की एक कॉस्ट होती है, तो इससे क्या होता है, NRI के रिटर्न्स कम हो जाते हैं। तो RBI ने बोला कि आप डॉलर ले लो, हेजिंग का कॉस्ट हम देंगे। इतनी डेस्परेशन कि भैया किसी तरीके से डॉलर आ जाए, खर्चा जितना होगा हम लेने को तैयार हैं। तो ये उधार का पैसा लेने की क्यों ज़रूरत पड़ गई बैंकों को? ओके, सो इसको समझेंगे। और साथ में जैसा कि मैंने कहा, कंपनी के प्रॉफिट्स 15 ईयर्स के हाई के लेवल पर हैं एज पर द इकोनॉमिक सर्वे। बैंकों के पास पैसे नहीं हैं और कंपनीज इतना प्रॉफिट कमा रही हैं। RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कहती है कि जो डोमेस्टिक रिटेल डेट है, आपका हमारा जो डेट है, वो 45.5% ऑफ GDP पहुंच गया है। लगभग आधा, इतने हाई लेवल पर, हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है। और ये जो हम डोमेस्टिक लोन की बात कर रहे हैं, आपके हमारे लोन की बात कर रहे हैं, इसमें से 53% लोन जो कंजम्पशन का लोन है, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, व्हीकल लोन, जो नॉन हाउसिंग फाइनेंस के लोन हैं, 26% लोन जो होम लोन्स हैं और 15.3% लोन एग्री बिजनेस है। यानी कि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो भी उधार ले लेके कर रहे हैं। ये सिचुएशन है। ओके, सो आपको कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिल रहा है। कंपनियां प्रॉफिट कमा रही हैं, हम ज़्यादा लोन ले रहे हैं, बैंकों के पास पैसे नहीं है, इधर उधर से जुगाड़ करके लेने पड़ रहे हैं। RBI हर 2-3 महीने में लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करता है। सो ये है इकॉनमी का हाल। ओके, अब ये कैसे हमें इम्पैक्ट करेगा, इसको पहले हम डेटा देख लेते हैं, फिर हम इसको समझेंगे कि कैसे ये सारा जो कुछ चल रहा है ये हमें हर्ट कर रहा है और आने वाले टाइम पे हमारे मार्केट्स और इकॉनमी को भी हर्ट करेगा। सो गवर्नमेंट का एक लेबर फोर्स का सर्वे, उसके डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो कहता है कि रूरल रियल एवरेज मंथली इनकम 2017-18 के कंपैरिजन में 2023-24 में घटी है। मतलब जो कमाई 2017-18 में रूरल एरियाज़ में होती थी, वो 2023-24 में घटी है आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन। तो भाई अल्टीमेटली तो पैसा हमारे जेब में जो आता है वो तो इन्फ्लेशन कट के ही आता है। अगर हमारी कमाई बढ़ रही है लेकिन इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो फिर हमारी कमाई इफेक्टिवली कम हुई है।
सो रियल अर्निंग्स हैव ड्रॉप्ड। नाउ हम कहते हैं कि इंडिया, असली इंडिया गांव में रहता है और वहाँ की ये हालत है। ओके, सो रियल अर्निंग्स हैव ड्रॉप्ड। और हम मिडिल क्लास जो शहर में जो लोग रहते हैं उनके बारे में भी थोड़ी देर बात करेंगे। लेकिन इसी पीरियड में निफ्टी 500 कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो, जीडीपी का कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया है, वो 2.8% से 4.8% पहुंच गया। 2017-18 में ये 2.81% होता था, जो बढ़कर 4.8% हो गया, हाईएस्ट लेवल सिंस 2008। सो आप देख रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहा है, कंपनियां प्रॉफिट कमा रही हैं, उनके प्रमोटर्स अमीर होते जा रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? कैसे कंपनीज का कंज्यूमर के पास पैसे नहीं है, वो खर्च नहीं कर पा रहा है, उसकी आमदनी घट रही है, लेकिन प्रॉफिट्स कैसे बढ़ रहे हैं? इसी को हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। सो कैसे उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है? वो आपके और हमारे लोन से बढ़ रहा है। ओके, सो आप अगर देखिए कि जो लोन की सिचुएशन है, हम लोन लेकर एक्चुअली खर्च कर रहे हैं, और वही वो डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया कि जितना भी डोमेस्टिक लोन है उसका 53% पर्सनल लोन है। वो जब हम लोन लेकर खरीद रहे हैं, सो वो कंपनी के प्रॉफिट्स में ट्रांसलेट हो रहा है। सो आपकी सैलरी जो आ रही है, जो कि बढ़ नहीं रही है, वो दरअसल कंपनी के प्रॉफिट्स में ट्रांसलेट होती जा रही है। इसको एक छोटा सा एग्जांपल से हम समझेंगे। ओके, मान लीजिए कानपुर में एक फैमिली है और उनका जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो सबसे ज़्यादा अर्न करता है, जो घर चलाता है, वो एक फैक्ट्री में काम करता है एज ए सुपरवाइज़र, और इनकी मान लीजिए सैलरी 25,000 की है। पिछले 4-5 सालों में आपको क्या लगता है कितनी बार उनकी सैलरी बढ़ी होगी और कितनी बढ़ी होगी? सो अगर 4-5 सालों में मान लीजिए कि 2 बार सैलरी बढ़ी होगी, और कितनी बढ़ी होगी? 5-6% बढ़ी होगी, ज़्यादा तो नहीं बढ़ी होगी। आप बताइए आपकी कितनी सैलरी बढ़ी 4-5 सालों में? सो 25,000 अभी मान लीजिए उनकी सैलरी है, तो 5-6% सैलरी बढ़ी, लेकिन महंगाई कितनी बढ़ी आप मुझे बताइए? पिछले 5 सालों में महंगाई कितनी बढ़ी? सारे जो पैकेट्स हम खरीदते हैं प्रोडक्ट्स के, उनके साइजेस छोटे हो गए, प्राइजेस बढ़ गए, होटल का खाना महंगा हो गया, क्वांटिटी कम हो गई। ओके, और स्कूल की फीस देखिए, उनकी स्कूल की, जो बच्चों की स्कूल की फीस है, इस दौरान कितनी बढ़ी? पेट्रोल गैस बढ़ गई, मेडिसिन के कॉस्ट बढ़ गए, कई मेडिसिन के कॉस्ट 30% 20% बढ़ चुके हैं। सो जिस रफ्तार से सैलरी बढ़ी इनकी, क्या उस रफ्तार से महंगाई भी बढ़ी? ऑफिशियल डेटा देखेंगे तो आपको यही लगेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है? जो हम कंज्यूम करते हैं उनकी कीमतें बेतहाशा बढ़ी हैं। सो नेट इनकी इनकम, इनकी जो सैलरी है, क्या वो बढ़ी या नहीं बढ़ी? ऑब्वियसली इनकी सैलरी घटी। अब जब आपकी महंगाई बढ़ रही है, आपके हाथ में पैसा कम आ रहा है, तो आप सेविंग कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे? तो सेविंग आपकी होगी नहीं। और ऐसे में क्या होता है, मान लीजिए कोई सडन एक्सपेंसेस आ गए, कोई मेडिकल एक्सपेंस आ गया, कोई इमरजेंसी एक्सपेंस आ गया, कोई आपको गैजेट खरीदना है, बच्चों के लिए फ़ोन्स खरीदने हैं उनके स्कूल वर्क के लिए, कोई अप्लायंस खरीदना है, वॉशिंग मशीन, टीवी ख़राब हो गया। ओके, ऐसे में आपकी सेविंग हो नहीं रही है, सो आप क्या करेंगे? आप लोन लेंगे। ओके, सो आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक से लोन लेंगे, बैंक आपको 14%, 15%, 19%, 20%, 22% पे लोन देगा। ओके, सो आपकी प्रॉब्लम बैंक की बिजनेस रेवेन्यू बन गया, उसका सेल्स ग्रोथ हो गया, उसका प्रॉफिट ग्रोथ हो गया, उसका मार्जिन बढ़ गया आपके कॉस्ट पे। और जो एक दूसरा एंगल है जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, और जिसके लिए सबसे ज़्यादा गोल्ड मोनेटाइजेशन की बात हो रही है, वो ये कि गोल्ड का रेट पिछले 2-3 सालों में ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। आज भी 1,65,000 के करीब गोल्ड चल रहा है। ओके, सो अब वो जो कानपुर की फैमिली है, उन्हें कुछ इमरजेंसी एक्सपेंस आ गया है, हो सकता है पहले भी उन्होंने कुछ लोन लिया हो, शायद स्कूल की फ़ीस भरने के लिए या कुछ इमरजेंसी नीड्स को मीट करने के लिए। अब उसे दोबारा लोन चाहिए, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। ओके, वो क्या करेगा? हर घर में गोल्ड होता है, हम जानते हैं। सो वो गोल्ड को
जो उसके मदर का होगा या वाइफ का होगा या सिस्टर का होगा, हुआ उस गोल्ड को जाकर गिरवी रखेगा और बदले में 3-4-5 लाख रुपए वो लेगा और फिर उसको इस्तेमाल करेगा, कंज्यूम करेगा। सो आप देख रहे हैं कि कैसे उसकी सेविंग्स नहीं है, उसने उधार लिया है, वो खर्च कर रहा है और वो खर्चा जो है कंपनी के प्रॉफिट्स को बढ़ा रहा है, बैंक्स के प्रॉफिट को बढ़ा रहा है। इसी से कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। सो इस ट्रांजैक्शन को एक बार फिर से डिकोड करते हैं। ओके, सो आम आदमी की, आपकी, हमारी इनकम ड्रॉप हुई, हमारा लोन बढ़ रहा है। ओके, और हमारा लोन बढ़ रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि बैंक्स की बैलेंस शीट स्ट्रांग हो रही है और कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं और इसीलिए ये गैप हमें देखने को मिल रहा है। और ये कोई एक घर की कहानी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। अगर आप देखिए कि इस वक्त जो 2019 में जो बैंक में जो लोन, गोल्ड लोन्स होते थे, उसकी टोटल वैल्यू 24,000 करोड़ की होती थी मार्च 2019। 5 साल बाद वो बढ़ के 4.21 लाख करोड़ हो गया है। लोग गोल्ड गिरवी रख के पैसे ले रहे हैं और अपने खर्चों को मीट कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। कोई ऐश नहीं कर रहा है, कोई जाके वहाँ पे गलत चीज़ें नहीं कर रहा है, वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को मीट करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। और आरबीआई के रिपोर्ट के हिसाब से भी उन्होंने कह दिया कि गोल्ड लोन इस वक्त सबसे बड़ा नॉन हाउसिंग फाइनेंस लोन बन चुका है रिटेल के लिए। ओके, नाउ इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ गोल्ड क्रैशेस। आप कल्पना कर सकते हैं। ओके, सो मोटा मोटा स्टोरी आप समझ रहे हैं कि हम उधार में जा रहे हैं, हमारे कॉस्ट पे कंपनीज प्रॉफिट कमा रही हैं और ज़बरदस्त मार्जिन कमा रही हैं। ओके, और ये जो खेल है कंपनीज का, ये इन्होंने कब सीखा? 2018-19 तक ऐसा नहीं होता था। ये ट्रेंड पिछले 5 सालों में देखने को मिला। इसकी जो इनका जो मोटिवेशन उन्हें मिला है वो मिला है कोविड में। सो एसबीआई रिसर्च ने, एसबीआई की जो रिसर्च एजेंसी है, उन्होंने रिसर्च किया, 4000 कंपनीज को स्टडी किया और उसमें उन्होंने पाया कि इन 4000 कंपनीज की जो एबिटा मार्जिन है, मतलब कितना प्रॉफिट ये कमा रहे हैं, वो 22% पर सस्टेन कर रहा है। 22% मिनिमम वो कर रहे हैं। ओके, मतलब 22% के रेट से ग्रो कर रहा है। लेकिन उनका जो वेज बिल है, जो सैलरी बिल है, वो 12% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है। ओके, सो अपने प्रॉफिट को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपनी जो सैलरी बिल है उसको नहीं बढ़ा रहे हैं। ओके, सो अब आप मुझे बताइए कि कोई कंपनी कैसे प्रॉफिट कमाएगी जब लोगों की सैलरीज नहीं बढ़ेगी? और लोगों की सैलरी नहीं बढ़ेगी तो कंज्यूम कम करेगा, तो फिर उसके फ्यूचर के प्रॉफिट्स कहाँ से आएंगे? ये जो समझने वाली बात है। तो वो कहाँ से आ रहा है? वो लोन जो हम ले रहे हैं उससे आ रहा है। अब देखिए, आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कहती है कि जो हाउस होल्ड डेट है, जो घरेलू कर्जा है, 2018-19 में ये जीडीपी का 33% था, जो बढ़कर आज 45% हो गया है। ओके, सो हमारा कर्ज बढ़ रहा है, हमारे जो हाउस होल्ड डेट है इट इज़ एट ऑल टाइम हाई एंड आवर सेविंग्स, हाउस होल्ड सेविंग्स आर ऑल टाइम लो। आप समझ रहे हैं हम किस रिस्क जोन पे जा रहे हैं। ओके, और जैसा कि मैंने कहा, ये जो भी हमारा हाउस होल्ड डेट बढ़ रहा है उसका 50% हमारा जो घर चलाने का खर्चा है, रोज़ी रोटी का खर्चा है, ऑफिस जाने का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, वो उससे चल रहा है। ओके, सो यहाँ पर जो समझने वाली बात ये है कि हम बेसिकली जो भी कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स देख रहे हैं वो उधार के पैसे से चल रही है। सो हमारी नेट फाइनेंशियल सेविंग जो है वो ऑल टाइम लो पे चल रही है और प्रॉफिट्स ऑल टाइम हाई पे चल रही है। अब यहाँ पर एक और चीज़ को अगर आप देखिए कि
हमारी सेविंग्स तो हो नहीं रही है, तो हम बैंक में पैसा नहीं रख रहे हैं। सो बैंक का अगर हम डेटा देखें कि हमारी जो बैंक में डिपॉजिट होते थे, हमारी टोटल सेविंग का, सेविंग में सारा कुछ आ जाता है, गोल्ड एवरीथिंग। सो हाउस होल्ड सेविंग का जो डिपॉजिट का परसेंटेज था 2011-12 में, कितना पैसा हम एज ए सेविंग्स रखते थे बैंक में, वो टोटल सेविंग का 57% था, जो घट के अब 35% हो गया है 24-25 में। और अगर इस साल इस क्वार्टर में देखें, अप्रैल टू जून में, सो उसमें 3.8 लाख करोड़ का शॉर्टफॉल है, डिप आया है। अब आप समझे क्यों FCNR विंडो लाया जा रहा है, क्यों लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की जा रही है? क्योंकि बैंक के पास पैसा नहीं है, हम सेव नहीं कर रहे हैं, और सेव नहीं करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? बैंक्स आगे लैंड नहीं कर पाएंगे, उनकी ग्रोथ अटक जाएगी। ओके, सो अब भाई जो रिटेल लोग हैं, आप, हम हैं, हम बैंक में पैसा रख नहीं रहे हैं, बैंकों के पास पैसा आने है, तो उनके पास क्या सोल्यूशन है? भाई अब NRI से लो, और भैया किसी भी तरीके से लो, कॉस्ट बाद में कितनी पड़ेगी, क्या होगा, वो बाद में देखा जाएगा। डॉलर अगर कहीं और कमज़ोर हो गया तो RBI की क्या हालत होगी हमें नहीं पता, बट अभी तो संभालो। सो इसी मोड में हम चल रहे हैं कि अभी को संभालो, अभी को संभालो, और बाद में देखेंगे कि क्या होता जाएगा। ओके, सो इसीलिए बैंक में हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब आप बोलेंगे कि भाई GDP फिर क्यों बढ़ रही है? अब देखिए, ये तो एक इकोनॉमिक्स का डिबेट का मैटर है, बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बेस ईयर होता है उसको चेंज किया गया है, उससे GDP की फिगर्स में चेंज आया है। अब आप उसे एग्री करो डिसएग्री करो, वो एक अलग आर्ग्यूमेंट है, और वो शायद ये फोरम सही नहीं है डिस्कस करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं ये गलत है, इससे इन्फ्लेटेड फिगर्स आए हैं, और कुछ लोग इसको जस्टिफाई करते हैं। आप क्या सोचते हैं? आप भी अपना व्यू शेयर करिए। सो यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपकी सैलरी बढ़ नहीं रही है, आपकी नेट जो इनकम है वो कम हो रही है, आपके कॉस्ट पर प्रमोटर बढ़ता जा रहा है। ओके, और आप जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो बैंक की अर्निंग बढ़ता जा रहा है, आप जो लोन ले रहे हैं वो बैंक का बिजनेस बढ़ता जा रहा है। तो हम देख के खुश हो रहे हैं कि देखो बैंक का लोन बढ़ गया, बैंक का इंटरेस्ट इनकम बढ़ गया, बट इन रियलिटी हम अपने ही कॉस्ट पर उसे दे रहे हैं। और जो टैक्स आप देते हैं, आप और हम इनकम टैक्स जो देते हैं, सो 4 रुपए में से 1 रुपए सरकार जो बॉन्ड्स इशू किए हैं, जो सरकार ने जो कर्जा लिया है, उसका 4 में से 1 रुपया वो कर्जा में पे कर देता है, इंटरेस्ट देता है। हमसे टैक्स लिया, आगे इंटरेस्ट दिया, वो इंटरेस्ट कहाँ जाता है? तो वही कंपनीज बॉन्ड खरीदती हैं, जो बैंक्स होते हैं बॉन्ड खरीदते हैं। तो आप देख रहे हैं ना किस तरीके से मनी फ्लो हो रहा है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अब वो कानपुर वाली फैमिली का जो हमने जिक्र किया, उस बेचारे के साथ क्या हो रहा है, आइए समझते हैं। तो उसकी सैलरी, जो नेट इफेक्टिव सैलरी है वो कम हो रही है, लेकिन जो भी सैलरी हो रही है वो किसी कंपनी का प्रॉफिट बन जा रहा है। वो जो लोन ले रहा है, वो लोन किसी बैंक का बैलेंस शीट इम्प्रूव कर रहा है, और वो जो इंटरेस्ट दे रहा है, वो जो इनकम टैक्स दे रहा है, वो इनकम टैक्स या जो टैक्स दे रहा है वो किसी दूसरे जिसने वो बॉन्ड खरीदा है उसको इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है। सो एक बेचारा, एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी इतने लोगों की वेल्थ को बना रहा है। आप सोच सकते हैं कि क्यों ये इतने प्रोटेस्ट और इतना कुछ डिससेटिस्फैक्शन यहाँ पे हो रहा है। आप अगर हायर ब्रैकेट में हैं आपको वो फील नहीं होगा, लेकिन जो नीचे के सेगमेंट पे हैं, लोअर इनकम पे हैं, वो इस पिंच को फील करते हैं, और उसी का नतीजा होता है कि इतने लोग डिससेटिस्फाइड हैं। अब यहाँ पे एक बात और करते हैं कि सिप्स की पहले बात करते हैं। ओके, सो 30,000 करोड़ का सिप आ रहा है और 15 लाख करोड़ का उनका जो AUM हो गया है। ओके,
बहुत लोग बोलेंगे कि ये तो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, हमारा पावर है। पर देखिए ये जो पैसा है ना, ये दरअसल वही बैंक में जो आप एफडी रखते थे ना, ये वही पैसा है। पिछले सालों में वहाँ रेट्स कम हुए तो लोगों को, और इन्फ्लेशन बढ़ा, उन्हें लगा कि रियल रिटर्न ज़ीरो हो गए, तो उन्हें लगा कि मार्केट चढ़ रहा है, चलो वहाँ चलाते हैं। काफ़ी पैसा वहाँ पे राउट हुआ, तरह तरह के ऐड प्रमोशंस करके आपके पैसे को लाया गया और आपने म्यूचुअल फंड को दिया। म्यूचुअल फंड ने जाकर अनाप शनाप वैल्यूएशन पर शेयर्स खरीदे, अनाप शनाप आईपीओस पे पार्टिसिपेट किया, उनके शेयर्स उठाए और उन्हें रेज किया। अब पिछले 2 सालों से वहाँ भी आपको रिटर्न नहीं मिल रहा। अब काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं यार इससे अच्छा तो एफडी में लगाते। ओके, सो प्रॉब्लम ये है कि अब आगे ग्रोथ कहाँ से होगा। ओके, आपकी सेविंग हो नहीं रही है, आपकी इनकम ग्रोथ हो नहीं रही है, सो आप क्रेडिट ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं और फिर कंपनी में ग्रोथ हो रहा है। ये कब तक चलेगा? अब अगर आप क्रेडिट को बढ़ाते हैं, अगर हमारे गवर्नमेंट बैंक्स की पॉलिसी ऐसी होती है कि क्रेडिट को और बढ़ाओ, तो रिस्क भी क्रिएट करेगा और हम उधार पे आते जाएंगे, हम कर्ज में डूबते जाएंगे, कंपनियां प्रॉफिटेबल होती जाएंगी। अगर आप, और ये लंबे टाइम तक चल भी नहीं सकता, डिफ़ॉल्ट्स होने लगेंगे। हमने देखा माइक्रो फाइनेंस की स्टोरी। और अगर आपने बोला कि नहीं यार, आरबीआई ने अगर ये रियलाइज़ किया कि नहीं ये तो बहुत हॉट होते जा रहा है, कर्ज़ों पे ब्रेक लगाओ, या इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया गया, तो क्या होगा? जो कंपनीज़ के प्रॉफिट्स हैं, जो हमारे कर्जा लेने की वजह से बढ़ रहे हैं, उस पर ब्रेक लग जाएगा। सो दोनों तरफ से नुकसान है और ये खतरा बढ़ते जा रहा है क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात हो रही है। ये हमेशा से नहीं चलेगा। ओके, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रॉफिट टू जीडीपी का रेशियो 4.8% हो गया। जीडीपी का 4.8% हो गया कॉर्पोरेट प्रॉफिट, जो कि 15 ईयर के हाई लेवल पर है। ओके, और ये कैसे आया? आपके जो वेज बिल है, आपके सैलरीज को फ्रीज करके आया। ओके, तो आप कब तक फ्रीज करेंगे? आप कहीं ना कहीं आकर तो आपको सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। अगला प्रॉफिट कहां से लेकर आएंगे? कब तक ये जो हाई प्रॉफिट का गेम चल रहा है ये चलेगा? अगर आपको लगता है कि नहीं हम वॉल्यूम बढ़ा देंगे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम कंज्यूम कौन करेगा? आप बताइए मुझे। ओके, सो बॉटम लाइन ये है कि ये कब तक चलेगा। इसलिए हम जिस भी स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हैं, हमें देखना चाहिए कि उनका बिजनेस कहाँ से आता है। एक्सपोर्ट करता है, वहाँ पर भी थोड़ी प्रॉब्लम है, टैरिफ वैरिफ का चक्कर है। अगर टोटली डोमेस्टिक कंजम्पशन पर बेस है, वहाँ पर भी इशू है। सो बहुत केयरफुली, बहुत चीज़ों को इवैल्यूएट करके हमें स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में डालना चाहिए। अगर आप इस पूरी कहानी को समझ रहे हैं कि क्या हमारी इकॉनमी में हो रहा है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये सब तो क्या है, ये तो इतने सालों से चल रहा है, तो कुछ तो हुआ नहीं, आगे भी कुछ नहीं होगा। सो हमें एक चीज़ समझनी है कि ये जो चीज़ हो रही है ये दरअसल वैसा ही है जैसे एक जर्जर किसी इमारत में रहने के जैसे। काफ़ी लोग जर्जर इमारतों में रहते हैं जो कभी भी गिर सकती हैं और इतने सालों से रह रहे हैं। उन्हें लगता है कि क्या ही हो जाएगा, हम तो इतने साल से रह रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ, और हो सकता है कुछ ना भी हो। लेकिन एक तूफान, एक बड़ा तूफान उस बिल्डिंग को गिरा देता है और हमने देखा है कि ऐसा होता भी है। सो क्या आप उस तूफान का इंतज़ार करेंगे या आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, जब आएगा तो देखा जाएगा? वो आपका कॉल है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और इसीलिए हमें रिस्क को समझना ज़रूरी होता है। क्योंकि आप अपनी एफडी को तोड़वा के मार्केट में आपने पैसे तो लगाए और यहाँ भी पैसा डूब गया, वहाँ तो कम से कम आपका कैपिटल बच जाता, यहाँ तो कैपिटल भी नहीं बचेगा। इसलिए इन रिस्क को समझना ज़रूरी है और इसीलिए हम ये चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और आप क्या सोचते हैं, क्या जो कहानी, जो मैंने एनालिसिस बताई, क्या ये आप इससे एग्री करते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा ही हो रहा है?
या ये एक छोटे सेगमेंट में हो रहा है और बड़े सेगमेंट में ऐसा नहीं हो? ज़रूर अपना व्यू शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।